हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मेजर इंग्लिश पीरियड्स के बारे में, जिसमें रेनेसांस भी एक पीरियड है। कैसे शुरुआत हुई रेनेसांस की, कहाँ से ये आया, किस तरह से ये इंग्लैंड में फैला, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश रेनेसांस के बारे में। इंग्लिश रेनेसांस एक्चुअली रेनेसांस का मतलब होता क्या है? रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, रीबर्थ, रिवाइवल। तो रेनेसांस का मतलब होता है कि रीबर्थ कैसे हुआ इंग्लिश में। अब रीबर्थ होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रोम में, या यूँ कहिए कि पूरे यूरोप में मिडिल एज में सबसे पहले था क्लासिकल एज, जबकि कल्चर हो या इकोनॉमी हो सारे अपने हाइट्स पर थे। लेकिन जब मिडिल एज आया, जो कि आया था 476 सीई से 14th सेंचुरी तक, इस काल को, इस एज को कहा जाता है मिडिल एज। और इस मिडिल एज को डार्क एज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कल्चर डिक्लाइन हो चुका था। कल्चर हो या इकोनॉमी हो या फिर लिटरेचर हो, सभी का पतन होने लगा था और सब लोग के ऊपर चर्च का, रिलीजन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा था। लोग अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे थे, या यूँ कहिए कि उस वक्त लिटरेचर का पूरा हास हो चुका था, लिटरेचर पूरा डिक्लाइन हो चुका था। कोई लोग नहीं थे जो उनको सही तौर तरीके के बारे में या राइट और रॉन्ग के बारे में बताए। तो इस तरह से पूरा एज जो था वो डार्क एज कहा जाता है, जबकि पूरा यूरोप में एक तरह से कहिए कि सुपरस्टिशियस यूरोप हो चुका था। पूरा का पूरा अंधविश्वासी हो चुका था। रिलीजन ने, चर्च ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर लिया था। तो जब ये सारी चीज़ें डिक्लाइन होने लगी और जब पुनर्जागरण आने लगा, तो उसको बोला गया रेनेसांस। तो आइए जानते हैं इंग्लिश रेनेसांस के बारे में। मिडिल एज, रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ या फिर पुनर्जागरण। मिडिल एज जो कि 476 या यूँ कहिए कि 5th सेंचुरी से लगाकर 14th सेंचुरी तक मिडिल एज था, जिसे बोला गया डार्क एज। क्या बोला गया उसको? डार्क एज। English Renaissance was affected by Italian Renaissance. इंग्लिश रेनेसा एक्चुअली इंग्लैंड का उपज नहीं है, ये आया था इटली से। इटली में भी इसी तरह से अंधविश्वास वगैरह फैला हुआ था, तो वहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले हुई। और जब वहाँ से कुछ लोग भागे, क्योंकि उनके ऊपर अटैक होने लगे थे, वहाँ पर जो ये लोग थे जो कि पुनर्जागरण लाना चाहते थे, जो कि रेनेसांस लाना चाहते थे, उन पर अटैक किए गए। और इस तरह से उन अटैकों से बचने के लिए ये लोग वहाँ से इधर उधर भागने लगे। और कुछ लोग इटली से भागकर कहाँ पर आ गए? इंग्लैंड में आ गए। और अपने कुछ 800 के आसपास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट भी वो अपने साथ लाए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने फिर से रेनेसांस या कहिए पुनर्जागरण की शुरुआत की। उनसे इफ़ेक्ट होकर इंग्लैंड वासी जो थे, इंग्लैंड के रहने वाले लोग थे, उनमें पुनर्जागरण आने लगा, उनका रीबर्थ होने लगा। अंधविश्वास या सुपरस्टिशन से उनका जो ध्यान था वो हटने लगा। रिलीजन पर जो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे वो हटने लगा, और उन सबसे ज़्यादा विश्वास वो अपने आप पर करने लगे, ह्यूमैनिटी पर करने लगे। यानी आप यूँ कहिए कि इंग्लिश रेनेसांस का मेन जो मोटिव था वो था बिलीव ऑन ह्यूमन, यानी ह्यूमैनिटी पर बिलीव करना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इन 1485 द बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड एंडेड विथ वॉर्स ऑफ रोजेज एंड इनॉग्रेटेड द ट्यूडर डायनेस्टी। जब इंग्लिश रेनेसांस इफेक्ट हुआ था इटालियन रेनेसांस से, और जो कि लेट 15th सेंचुरी से अर्ली 17th सेंचुरी तक रहा। इंग्लैंड में जो रेनेसांस था वो था लेट 15th सेंचुरी से स्टार्ट होकर अर्ली 17th सेंचुरी तक ये रहा। ठीक है, 1485 यानी कि लेट 15th सेंचुरी। 1485 में बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड एंडेड। एक बैटल था वहाँ पर जिसका नाम था बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड। ये क्या था? बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड इंग्लैंड में होने वाले छोटे छोटे शीत युद्ध को कहा गया है, कोल्ड वॉर्स को कहा गया है। वहाँ पर छोटे छोटे कोल्ड वॉर्स हो रहे थे, जिनको कहा गया बैटल्स ऑफ बोसवर्थ फील्ड। बैटल्स ऑफ बोसवर्थ फील्ड का एंड हो गया, कब हो गया? 1485 में। और इस बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड का जो अंतिम या लास्ट जो इसका बैटल था वो था वॉर्स ऑफ रोजेज। यानी बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड का लास्ट वॉर था, उसका क्या नाम था?
वॉर्स ऑफ रोजेज, ये अंतिम या निर्णायक युद्ध था। उसके बाद यहाँ पर बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड का एंड हो गया और एक नई डायनेस्टी वहाँ पर स्टार्ट हुई जो थी ट्यूडोर डायनेस्टी। नई डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई उसका क्या नाम था? ट्यूडोर डायनेस्टी। और इस ट्यूडोर डायनेस्टी के साथ ही इंग्लैंड में रेनेसा का स्टार्ट हुआ, रेनेसा चालू हुआ, शुरू हुआ। कौन सी डायनेस्टी के वक्त? ट्यूडोर डायनेस्टी से इसकी शुरुआत हुई। इंग्लिश रेनेसा की शुरुआत किससे हुई? ट्यूडोर डायनेस्टी से। बैटल कौन सा एंड हुआ? बैटल ऑफ बोसवर्थ। और इसका जो लास्ट बैटल था वो कौन सा था? बैटल ऑफ बोसवर्थ का वो था वॉर्स ऑफ रोजेज। तो हमें समझ में आ गया है, वॉर्स ऑफ रोजेज लास्ट वॉर था बैटल ऑफ बोसवर्थ का। और ये ख़त्म होने के बाद ट्यूडोर डायनेस्टी यहाँ पर स्थापित थी और एक नए युग का प्रारंभ हुआ, एक नए एज का स्टार्टअप हुआ और वो था रेनेसा। तो रेनेसा के बारे में हम जान चुके हैं अभी तक। इन एलिजाबेथन एरा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी इज रिगार्डेड द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा। अब इंग्लिश रेनेसा जो कि स्टार्ट हुआ था 1485 में, यानी लेट 15th सेंचुरी से, ये अपने हाईएस्ट एपेक्स पर कब पहुंचा, सबसे ऊंची चोटी पर कब पहुंचा, सबसे हाइट पर कब पहुंचा? ये पहुंचा एलिजाबेथन एरा में, एलिजाबेथन एज में, जब क्वीन एलिजाबेथ वहाँ पर साम्राज्य में थी। क्वीन एलिजाबेथ वहाँ पर वहाँ की रानी थी। तब ये जो रेनेसा था वो सबसे अपने चरम पर था, अपने हाइट्स पर था। यहाँ पर इकोनॉमी डेवलप हो चुकी थी, यहाँ पर लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था, म्यूज़िक फैल चुका था, म्यूज़िक डेवलपमेंट हुआ था, लोग अपने आप पर बिलीव करने लगे थे, ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हुआ था। जो सुपरस्टिशियस लोग थे वो अब पीछे जाने लगे थे, यानी सुपरस्टिशन वहाँ से हटने लगा था, रिलीजन का जो इफ़ेक्ट था वो कम होने लगा था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक नए युग का स्टार्टअप हो चुका था, एक नया युग स्टार्ट हो चुका था जिसे इंग्लिश रेनेसा कहा गया था। स्टार्ट तो हो चुका था लेकिन ये हाइट पर था, एलिजाबेथन एज पर। स्टार्ट तो वैसे ही 1485 में ट्यूडोर डायनेस्टी के साथ स्टार्ट हो चुका था। सो सबसे हाइट पर कब था ये रेनेसा? एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथन के एज में, एलिजाबेथन एरा में। अब ये जो रेनेसा था वो इटली में जो रेनेसा था, मैंने बोला ना इटली में रेनेसा हुआ, फिर उससे इफेक्ट होकर इंग्लैंड में रेनेसा स्टार्ट हुआ। तो इटली में जो रेनेसांस था वो रेनेसांस इंग्लैंड के रेनेसांस से कुछ डिफरेंट था। मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटली का रेनेसांस इंग्लैंड के रेनेसांस से किस तरह से डिफरेंट था। तो मैं बता दूं कि विजुअल आर्ट इन इटालियन रेनेसांस वेयर इज लिटरेचर एंड म्यूजिक वर डोमिनेंट फीचर्स इन इंग्लिश रेनेसांस। जहाँ पर इटली में जो रेनेसांस था उसमें विजुअल आर्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, विजुअल आर्ट का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। वहीं पर इंग्लैंड में म्यूज़िक और लिटरेचर का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हुआ था। म्यूज़िक का डेवलपमेंट और लिटरेचर का, बहुत सारे ड्रामाज लिखे गए, अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए ड्रामाज लिखे गए, रिलीजन को कम कर चर्च का जो इफेक्ट था उसको कम करने के लिए ड्रामाज, प्लेज, पोइट्रीज लिखे गए और इस तरह से लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ म्यूज़िक का भी डेवलपमेंट हुआ। वहीं पर इटली में जो डेवलपमेंट था वो कुछ डिफरेंट था इंग्लिश रेनेसांस से, वो डेवलपमेंट था विजुअल आर्ट में। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेनेसांस जो कि इंग्लिश रेनेसांस है वो ये है, द वर्ड रेनेसांस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जियोर्जियो वासारी इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में फर्स्ट जो रेनेसांस वर्ड को यूज़ किया गया था वो जियोर्जियो वासारी के द्वारा किया गया था 16th सेंचुरी में। ट्यूडोर डायनेस्टी जिससे कि रेनेसांस स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, उसका जो किंग था फर्स्ट वो था किंग हेनरी 7th। कौन था उसका किंग? किंग हेनरी 7th। नेक्स्ट इस रेनेसांस जो कि इंग्लिश रेनेसांस था उसका एंड कब हुआ? एंड ऑफ इंग्लिश रेनेसांस विथ द डेथ ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1625। क्वीन एलिजाबेथ का एक रिलेटिव था, कौन था? किंग जेम्स फर्स्ट। उसकी डेथ के बाद इस इंग्लिश रेनेसांस का भी एंड हो गया। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये सारी इंग्लिश रेनेसांस के मेन फीचर्स है। क्या क्या है? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स, न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट,
नेशनलिज्म, राइज इन ह्यूमनिटी, फिलोसॉफी, लव फॉर नॉलेज, ये सारी चीज़ें थी जो कि इंग्लिश रेनेसेंस में के टाइम में इमर्ज होकर आई थी। सबसे पहला तो रैपिड एक्सपांशन हुआ था कॉमर्स का, इकोनॉमी का। दूसरा जो था कि न्यू साइंटिफिक ट्रूथ या न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए थे, डिस्कवरीज हुई थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे। नेशनलिज्म को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उस वक्त नेशनलिज्म बढ़ चुकी थी, फैल चुकी थी। राइज इन ह्यूमनिस्ट फिलोसॉफी, ह्यूमन के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना या ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। लव फॉर नॉलेज, और लोगों में जागरूकता आई थी, लोगों में नॉलेज को गेन करने की एक लस्ट पैदा हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि इंग्लिश रेनेसेंस के दौरान इमर्ज हुए। सो आइए अब जानते हैं कि इस दौरान रिनेसेंस, इंग्लिश रिनेसेंस के दौरान जो भी फेमस राइटर्स थे, ड्रामाटिस्ट थे, प्ले राइट थे, कौन कौन से थे। फ्रांसिस बेकन का नाम आता है इसमें, जिसने लिखी थी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। शेक्सपियर ने लिखा था हेलमेट, जो कि बहुत ही फेमस नोवेल है। मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, जिसने डॉक्टर फॉस्टर्स, बहुत ही अच्छा नोवेल लिखा है। थॉमस मोरे, जिसने लिखा यूटोपिया। फिलिप सिडनी, आर्केडिया। स्पेंसर ने लिखा फेरी क्वीन। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो क्रिस्टोफर मार्लो था उसको ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस बोला गया था। अब इस दौरान एक यूनिवर्सिटी विट नाम से 7, कुछ जगह 6 कहते हैं तो कुछ जगह 7 राइटर्स फेमस हुए थे यूनिवर्सिटी विट्स में। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट्स में जो राइटर्स थे वो कौन कौन से थे, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राइटर थे, और एक जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से लिटरेट नहीं था वो भी इसके अंदर शामिल है। तो कौन कौन थे? फर्स्ट क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नैश, ये थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कहाँ से थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा थॉमस लॉज, जॉर्ज पिली, जॉन लिली, ये थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो याद रखिएगा, थॉमस लॉज, जॉर्ज पिली और जॉन लिली, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। ये दोनों यूनिवर्सिटी से ये 6 मेंबर्स थे। लेकिन एक और जिनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया यूनिवर्सिटी विट में, वो थे थॉमस किड, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से ना पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी विट्स में इनको इंक्लूड किया गया था। तो इस तरह से 7 राइटर्स ऐसे थे जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर इंक्लूडेड थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट पीरियड के बारे में, जो कि है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या है? मेटाफिजिकल वर्ड एक्चुअली जिसका मीन होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड। बियॉन्ड द वर्ल्ड यानी इस संसार से ऊपर की जगह अगर कोई बात करे तो उसे कहते हैं बियॉन्ड द वर्ल्ड। यानी जो संसार में नॉर्मल लोग जो बातें करते हैं या नॉर्मल लोग जैसा सोचते हैं, जैसा एक्ट करते हैं, जैसा राइटिंग्स करते हैं, उससे कुछ हटकर कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जिनकी जो समझ है, जिनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत ऊपर लेवल तक होती है, बहुत हायर लेवल तक होती है। वो नॉर्मल वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचकर इस तरह से उन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं जो कि हमारी या आम जनता की समझ से बहुत ही ऊपर हो। जैसे वो स्काई, स्पेस, स्वर्ग, नर्क, इन तरह की बातों को अपनी पोइट्री में मिलाते हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें होती है वो मेटाफिजिकल कहलाती है। सो मेटाफिजिकल पीरियड, मेटाफिजिकल जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड, ऐसे वर्ड जो कि बियॉन्ड द वर्ल्ड हो, नॉर्मल समझ से ऊपर के वर्ड हो, उनको मेटाफिजिकल नाम दिया गया है। ये जो पीरियड था वो 1600 से 1690 तक चला, यानी 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोइट्स का जो पीरियड था वो मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता है या मेटाफिजिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ ग्रुप ऑफ पोएम विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटाफिजिकल पोइट्री कॉमन कैरेक्टर, एक जैसे विचार वाले, एक जैसे थिंकिंग वाले, एक जैसे सोच वाले लोग या पोइट्स कह सकते हैं, उन पोइट्स ने कुछ ऐसी पोएम लिखी जो उन्हें लगता था कि यार ये क्या लिख रहे हैं, कोई भी जो पहले लिख रहे थे ये क्या लिख रहे हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, हमारी जो समझ है, जो हमारी विट है वो बहुत ज़्यादा अपर और हाई लेवल की है, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो लोग नहीं, आम लोग नहीं लिख सकते। तो इस तरह का जिसने लिखा, जिस तरह की पोएम लिखी, उनको मेटाफिजिकल पोइट बोला जाता है। मेटाफिजिकल पोइट, और इनके जो लिखने का जो तरीका होता था वो ऑलमोस्ट सबका एक जैसा होता था। समझ से बाहर जो आम इंसान जहाँ तक नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर ये मेटाफिजिकल पोइट पहुँचते थे।
जैसे हम कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये एक मुहावरा है जिसमें जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है वहाँ पर कवि या पोइट पहुँच जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें जो हम सोच भी नहीं सकते वो अपनी पोएम में लिख देते हैं, किसी को किसी से कनेक्ट करते हैं, तो वो मेटाफिजिकल पोइट्री में आता है। द पोइट्स आर हाईली इंटेलेक्चुअल हैविंग स्ट्रेंज इमेजरी कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स। जो इस तरह के जो पोइट्स थे वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, इतनी ज़्यादा समझ कि हमारे आसानी से हमारे दिमाग में ना घुसे। हैविंग स्ट्रेंज इमेजरी, उनकी इमेजिनेशन भी समझ से परे होती थी, बहुत ऊंची हायर लेवल की इमेजिनरी करते थे वो। कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स, उनके थॉट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते थे, बहुत ही घुते हुए होते थे। तो इस तरह के जो पोइट्स थे वो कहलाते थे मेटाफिजिकल पोइट। कौन कौन थे मेटाफिजिकल पोइट में? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउले, हेनरी वेगान, रिचर्ड क्रेशू एटसेट्रा, और भी कुछ पोइट्स थे 2-4। तो इस तरह से ये मेटाफिजिकल पोइट्स कहलाते हैं, जो कि बहुत अपर लेवल का, हायर लेवल का इमेजिन करते थे और उनको अपने पोइट्री में डालते थे। ये लोग लिख तो रहे थे मेटाफिजिकल पोइट्री, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये जो लिख रहे हैं उसको आगे चलकर नाम दिया जाएगा मेटाफिजिकल। यानी इन्हें नहीं पता था कि हम जो पोइट्री लिख रहे हैं उसका नाम मेटाफिजिकल है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इन्होंने उसको मेटाफिजिकल पोइट या पोएम नाम नहीं दिया। मेटाफिजिकल वर्ड का यूज़ किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। किसने यूज़ किया? सैमुअल जॉनसन। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैमुअल जॉनसन ने यूज़ किया मेटाफिजिकल टर्म या मेटाफिजिकल पोइट के ये, या मेटाफिजिकल पोइट्स या पोइट्री, ये यूज़ किया था सैमुअल जॉनसन ने उसकी बुक लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में। किसमें किया? लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में, जो कि 1779 से 81 के दौरान लिखी गई थी। तो इस तरह से बाद में जाकर इन सारी पोएम्स को और इन सारे पोइट्स को नाम मिला, जिसका नाम था मेटाफिजिकल, बियॉन्ड द वर्ल्ड। मेटाफिजिकल जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड, जो कि समझ से परे हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल थॉट्स जो होते हैं उनको हम मेटाफिजिकल पोइट या मेटाफिजिकल पोइट्री बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जॉन डन का द फ्ली एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें जॉन डन ये बताते हैं कि चाहे जो फ्ली मर चुकी है, उसमें पोएम में बताया गया है कि फ्ली जिसने कि उन दोनों को, एक मच्छर या मक्खी जिसने जॉन डन और उसके बीलव्ड को, स्पीकर को और उसके बीलव्ड दोनों को काटा था, अब चाहे वो मर गई है, लेकिन चाहे वो मर गई है फिर भी क्योंकि उस फ्ली ने उन दोनों का खून चूसा था और वो खून उस फ्ली के अंदर जाके मिंगल हो गया, मिक्स हो गया, और इसलिए वो दोनों चाहे फिजिकली अलग हैं, लेकिन क्योंकि उनका खून उस फ्ली के अंदर जाके मिक्स हो गया है, तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के मिल चुके हैं, एक दूसरे के हो चुके हैं। चाहे वो उस बाहरी संसार में नहीं, लेकिन उस फ्ली के थ्रू वो एक दूसरे के हो चुके हैं, उन दोनों में इंटरकोर्स हो चुका है। तो इस तरह से, इस तरह की सोच एक कोई इंटेलेक्चुअल पोइट ही रख सकता है। मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए एक वर्ड कंसीट यूज़ किया जाता था। कंसीट, कंसीट क्या होता है? कंसीट का मतलब टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरिजन। उसमें दो कंपैरिजन किए जाते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरिजन। दो कंपैरिजन होते हैं और दोनों ही काइंड डिफरेंट होते थे, अलग अलग तरह के दो कंपैरिजन जो कि नहीं किए जा सकते हैं, तब भी वो कर देते थे। तो इस तरह के कंपैरिजन को कंसीट बोला गया था। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि फ्ली ने जब खून चूसा, अब वो मर गई, मरने के बाद कभी उनमें कैसे खून मिंगल होगा और किस तरह से वो जिंदा रहेगी, लेकिन फिर भी मरने के बाद वो कंपेयर कर रहा है कि हम चाहे नहीं मिले, लेकिन उस फ्ली के जरिए हम दोनों मिल गए, यानी नहीं भी मिले और मिल भी गए। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंपेरिजन हुआ। तो इस तरह से जॉन डन की ये पोएम द फ्ली हमें मेटाफिजिकल पोइट्री की याद दिलाती है।